हेलो दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म काव्या लर्नर्स पर आप सभी का स्वागत है। हमने जो सीरीज़ चला रखी है बीपीएससी टीआरई 2.0 6 to 8 साइंस के लिए, उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है। और तीसरे पार्ट में आज हम लगभग 4 टॉपिक्स की चर्चा करेंगे और 4 टॉपिक के महत्वपूर्ण पॉइंट पे हम आज फोकस करेंगे। तो ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो पहला टॉपिक है जंतुओं में जनन। जंतुओं में जनन के जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला पॉइंट है आईवीएफ प्रक्रिया में कृत्रिम निषेचन कुछ घंटों में जो कि होता है, हो जाने पर जायगोट की लगभग एक सप्ताह तक जायगोट को लगभग एक सप्ताह तक विकसित किया जाता है। उसके बाद मादा गर्भाशय में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो जो आईवीएफ प्रक्रिया चल रही है, कहने का मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान कृत्रिम निषेचन की जो प्रक्रिया आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलित है, इसमें क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन तो कुछ ही आवर्स में हो जाता है और उसके बाद जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है स्पर्म और ओवम का, तो जब वो जायगोट में कन्वर्ट हो जाता है, जाहिर सी बात है आपको मैकेनिज्म पता है कि जब स्पर्म और ओवम दोनों फर्टिलाइज करते हैं आपस में तो एक जायगोट का निर्माण हो जाता है और उस जायगोट को एक सप्ताह तक क्या किया जाता है, लेबोरेटरी में रख करके उसको डेवलप किया जाता है। उसके बाद जो है वो फीमेल यूटेरस में उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और इस प्रकार एक नवविकसित भ्रूण का निर्माण यूटेरस में होता रहता है। नेक्स्ट है जिफ्ट। ये सब प्रक्रियाएं होती हैं, जिफ्ट है, गिफ्ट है, ऐसे। तो इनका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो जिफ्ट का मतलब जायगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि जायगोट का फैलोपियन के अंदर ट्रांसफ़र किया जाए, जैसे ऊपर प्रक्रिया आपको बताई गई है, तो उसको जिफ्ट बोलते हैं। गिफ्ट गैमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, अगर गैमीट को ट्रांसफ़र किया जाए मतलब मेल गैमीट यानी कि स्पर्म और फीमेल गैमीट यानी कि ओवम, दोनों को अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो उस प्रक्रिया को जिफ्ट कहते हैं, गिफ्ट। नेक्स्ट है मछली, मेढक, ये सब बाह्य निषेचन करते हैं, जबकि मनुष्य, मुर्गी, गाय, कुत्ता, बिल्ली आदि इनमें अंतः निषेचन होता है। अगर हम बात करें तो ये जो जलीय जीव हैं, इनमें क्या होता है, इनमें आउटर फर्टिलाइजेशन होता है। कहने का मतलब इनका जो फीमेल काउंटर पार्ट होता है वो अपने ओबम पानी में छोड़ देता है जब इनका ब्रीडिंग सीजन आता है, और जो मेल होता है, मेल भी अपने स्पर्म को उसी पानी में छोड़ देता है। तो वो बहुत ढेर सारी मात्रा में ऐसे स्पर्म और ओवम उस पानी में तैरते हैं और आपस में वो फर्टिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये मछली है, मेढक है, इन सब की प्रक्रिया ऐसे ही होती है। जबकि मनुष्य है, मुर्गी है, गाय है, कुत्ता है, बिल्ली है, इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट है मुर्गी के अंडे को चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह का समय लगता है। जो ये हम पॉइंट्स आपसे डिस्कस कर रहे हैं, ये सारा एनसीईआरटी का पॉइंट है, एक भी इधर उधर से नहीं है, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि आपके क्वेश्चन सारे यहीं से मिलने वाले हैं। तो मुर्गी का जो अंडा होता है उसको चूजा बनने में लगभग 3 सप्ताह मतलब 20 से 21 दिन का समय लगता है। नेक्स्ट है रेशम कीट का जीवन चक्र, लाइफ साइकिल ऑफ लैग कीट, रेशम के कीट को लैग कीट कहते हैं। ठीक है, तो उसमें उसका जीवन चक्र क्या होता है, पहले अंडा बनता है, अंडा से लार्वा, इसके लार्वा को इल्ली कहते हैं। यहाँ से ये आप महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखिएगा, क्योंकि वो पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन दे देगा रेशम कीट के लार्वा को क्या कहते हैं, तो रेशम कीट के लार्वा को इल्ली कहते हैं। ठीक है, तो अंडा से इल्ली बना, इल्ली से फिर प्यूपा, और प्यूपा से फिर एक एडल्ट रेशम कीट बन जाता है। नेक्स्ट मेढक का जीवन चक्र। तो मेढक में क्या होता है, अंडा, अंडा से टैडपोल बनता है, टैडपोल जो है वो मेढक का लार्वा है, और उसके बाद वयस्क बनता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ मेढक जो है वो टैडपोल ही रह जाते हैं, उनमें कायांतरण की एक प्रक्रिया होती है। कायांतरण के द्वारा क्या होता है कि टैडपोल से वयस्क मेढक बनता है, लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंडीशन हो या कोई केमिकल रिएक्शन हो जाए, तो उसकी वजह से ये कायांतरण की प्रक्रिया नहीं हो पाती है जिस मेढक के बच्चे में, तो वो लार्वा में, तो वो टैडपोल ही रह जाता है। नेक्स्ट है मुर्गी में आंतरिक निषेचन होता है, वह निषेचित अंडे देती है। तो जो अंडे होते हैं मुर्गी के, जो देसी अंडे लोग खाते हैं अंडे, तो वो क्या होते हैं, वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, और कहने का मतलब उसमें जीवन निर्माण हो रहा होता है। तो आप जब उसको खा रहे हैं तो आप एक जीव को खा रहे हैं, एक तरीके से एक जीवन आपके द्वारा वहाँ पे
एक जीवन को नष्ट किया जा रहा है। तो वो निषेचित अंडा अगर उसी अंडे को रख दिया जाता है तो 2-3 हफ्ते के अंदर उसमें से चूजा निकल आएगा, एक बच्चा निकल आएगा। तो लोग जो है एक, कहने का मतलब भ्रूण हत्या के बराबर पाप मुर्गी के अंडे में भी होता है। नेक्स्ट है, रानी मधुमक्खी के निश्चित निषेचित अंडे से मादा बनती है, जबकि अनिषेचित अंडे से नर बनते हैं, जो ड्रोन पुम पुंमक्षिका कहलाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मधुमक्खियों में रानी मक्खी जो है, रानी मक्खी ही अंडे देती है। बाकी मक्खियों का काम जो है उसमें वर्कर का काम होता है और तमाम तरीके के कार्य अलग अलग सबके डिसाइड होते हैं, वो करते हैं। तो रानी मधुमक्खी का जो फर्टिलाइज्ड एग होता है उससे क्या होता है, उससे फीमेल मधुमक्खी, फीमेल बी का निर्माण होता है। जबकि जो अनफर्टिलाइज्ड एग होता है उससे क्या होता है, उससे मेल मधुमक्खी का निर्माण होता है। और वही जो मेल मधुमक्खियाँ होती हैं वो ड्रोन, उन्हीं को ड्रोन कहा जाता है या पुंमक्षिका कहा जाता है। हिंदी में अगर कहें तो पुंमक्षिका, या इंग्लिश में ड्रोन कहा जाता है उन्हीं को। ये वो अनफर्टिलाइज्ड एग से, यानी कि मेल वर्जन जो है वो रानी मधुमक्खी के अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, जबकि फीमेल मधुमक्खी जो है वो रानी मधुमक्खी के फर्टिलाइज्ड एग से बनती है। अगला है, एक रानी मधुमक्खी 1000 से अधिक अंडे देती है। अपने जीवन काल में जो है एक रानी मधुमक्खी 1000 से अधिक अंडे देती है। नेक्स्ट है, छत्ते की अन्य सभी मादा मच्छिका जो कि कर्मी मच्छिका होती हैं का काम छत्ते की साफ सफाई, नन्हे शिशुओं की देखभाल, रानी को स्वस्थ रखना, पर्याप्त भोजन देना तथा अंडों के उष्मन हेतु छत्ते का ताप 35 डिग्री सेल्सियस बनाए रखना होता है। यानी कि एक रानी मधुमक्खी जो होती है, एक छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है, और बाकी सब जो मादा मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं कि वो वर्कर वर्कर मक्षिका होती हैं, वर्कर बी होती हैं, और उनका काम होता है छत्ते की साफ़ सफाई करना, जो मेल और फीमेल छोटे छोटे जो मधुमक्खियाँ हैं उनकी देखभाल करना, रानी मधुमक्खी जो है उसको हेल्दी बनाए रखने के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको करना, और पर्याप्त भोजन देना, अंडों के उष्मन हेतु, कहने का मतलब जो अंडे हैं उसमें से आगे जीवन काल उनका बढ़ता रहे और आगे बच्चे निकलें, उसके लिए एक निश्चित टेम्परेचर चाहिए 35 डिग्री सेल्सियस, उसको बनाए रखने का काम भी उन्हीं वर्कर मक्खियों का होता है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है किशोरावस्था की ओर। पहला पॉइंट है यौनारंभ, यानी कि किशोरावस्था में स्वर यंत्र या लैरिंग्स, जहाँ से हमारी आवाज़ निकलती है, इसको लैरिंग्स कहा जाता है। ठीक है, वॉइस बॉक्स, इसे वॉइस बॉक्स या लैरिंग्स कहा जाता है। इसमें वृद्धि का आरंभ होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, जैसे जैसे किशोरावस्था में आता है तो क्या होता है कि आवाज़ तेज़ हो जाती है, गंभीर हो जाती है। ठीक है, धीरे धीरे मेल्स में गंभीर हो जाती है, महिलाओं में और पतली होती जाती है। तो इस तरीके की ये प्रक्रिया जो है लैरिंग्स के बढ़ने से, उसकी ग्रोथ होने से ये चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट है, लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा छोटा होता है। लैरिंग्स जो है वो लड़कियों में छोटा होता है, इसीलिए आवाज़ पतली होती है, जबकि लड़कों की आवाज़ जो है वो मोटी होती है क्योंकि उसमें लैरिंग्स बड़ा होता है। नेक्स्ट है, लड़कियों का स्वर स्वर उच्च तारत्व वाला, जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। जैसे लड़कों की आवाज़ क्या होती है, मोटी होती है, ठीक है, और अंदर से आ रही है, एक खनक होती है, जबकि लड़कियों का स्वर जो है उच्च तारत्व वाला होता है, हाई फ्रीक्वेंसी होती है, लेकिन वो पतली होती है, दूर तक जाती है। नेक्स्ट है, किशोरावस्था में स्वेद एवं तैल ग्रंथियों का स्राव बढ़ जाता है। इन ग्रंथियों की अधिक क्रियाशीलता के कारण व्यक्तियों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे आदि हो जाते हैं। आप देखते हैं आजकल जो है, चाहे जो भी जितने मोस्टली 90 से 95% जितने भी लोग हैं जो किशोरावस्था से गुजरे हैं या किशोरावस्था में हैं वर्तमान में, उन सब में ये आपको देखने को मिलेगा कि बहुत रेयर ऐसा होता है कि जिनको ना हो, बाकी सब को ये मुहासे और चेहरे पे फुंसियाँ, कील मुहासे, ये सारी, और इससे लोग खूब जूझते हैं, खूब परेशान रहते हैं। जबकि ये एक कंडीशन है, एक स्टेज है, उस स्टेज के बाद जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे ये चीज़ें अपने आप ख़त्म होती जाएंगी। और ये इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो स्वेट ग्लैंड होती हैं या ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं, इनका सेक्रीशन बढ़ जाता है। भाई आप जैसे सीबम सीबम जो निकलता है, जिसे ऑयल ग्लैंड्स जो होती हैं इनसे सीबम निकलता है। आप देखते हैं जिनकी ऑयली स्किन होती है वो थोड़ी देर बाद जैसे नहा धो के निकलते हैं, उसके बाद काम कर रहे हैं, अचानक से देखते हैं ऐसे ऑयली ऑयली हो जाता है, तो कहने का मतलब वो सीबम है। और स्वेट स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है, तो ये बॉडी में
पूरे बॉडी में आपके ये पूरे ग्लैंड्स जो हैं फैली हुई हैं, तो चेहरे पे इनका जो है सेक्रेशन ज़्यादा होता है, इसी वजह से वहाँ पे फुंसियाँ मुहासे ये सब हो जाते हैं। तो ये आम बात है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं, तमाम तरीके के क्रीम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये चीज़ें जाती नहीं है। वो एक कंडीशन, एक स्टेज है, उस स्टेज के बाद ये अपने आप ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें। किशोरावस्था में ये आम बात होती है। नेक्स्ट है, यौनारंभ के साथ ही लड़कों में वृषण द्वारा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ होता है, जबकि लड़कियों में अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, जिससे उनमें स्तनों का विकास। इन हार्मोन का नियंत्रण पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन से होता है। जैसे जैसे किशोरावस्था आती है, 30 ईयर्स, 13 की एज से ऊपर जैसे जैसे बच्चे निकलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि मेल्स में यानी कि लड़कों में क्या होता है, टेस्टिस का डेवलपमेंट होता है, और टेस्टिस से ही एक हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन जो है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर शो करने वाला हार्मोन होता है। तो इससे क्या होता है, लड़कों में दाढ़ी मूछ ये सब चीज़ें, और आवाज़ का भारी होना, दाढ़ी मूछ आना, ये सब चीज़ें होना प्रारंभ हो जाती है। जबकि लड़कियों में क्या होता है कि ओवरी ओवरी डेवलप धीरे धीरे हो रही होती है, तो ओवरी के द्वारा एस्ट्रोजन हार्मोन जो है सेक्रीट होता है, और उससे उनमें ब्रेस्ट का डेवलपमेंट और बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर उसमें डेवलप हो जाते हैं। और ये जो हार्मोन है, बहुत सारे लोगों में देखते हैं कि ओवर सेक्रीशन हो जाने की वजह से बहुत पहले ही उनमें दाढ़ी मूंछ आना प्रारंभ हो जाता है, लड़कियों में बहुत सारे डेवलपमेंट दिखने लगते हैं। तो इनके कंट्रोल के लिए आपके मस्तिष्क में एक ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्लैंड कहते हैं, और वैसे उसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, या फिर हिंदी में उसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और इसी को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और ये जो ये हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और ये एस्ट्रोजन, इन सब का जो कंट्रोल सिस्टम है वो यही मास्टर ग्लैंड यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड है। नेक्स्ट है, एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनेलिन के साथ साथ एक ऐसा हार्मोन स्रावित करती है जो रक्त में नमक की मात्रा को संतुलित करता है। आप रक्त कभी अगर कहीं कुछ कट जाता है आदमी और रक्त को चूस लेता है, तो देखते हैं थोड़ा सा नमकीन टाइप का आपका रक्त लगता है। तो वो नमकीन टाइप का जो रक्त है, वो आपके किडनी के ऊपर एक ग्लैंड पाई जाती है, जो कि इमरजेंसी हार्मोन्स वहाँ से स्रावित होता है, एड्रिनेलिन। इसे जो है लड़ो या उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, इमरजेंसी सिचुएशन, जैसे आप भाग रहे हैं या कोई कुत्ता दौड़ा लिया, अचानक से आपकी गति तेज हो जाती है, तो वहाँ पे इस एड्रिनेलिन हार्मोन का स्रावण होता है। ठीक है, यहाँ इसका सिक्रेशन होता है। तो एड्रिनेलिन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, वो किडनी के ऊपरी सतह पे, ऊपरी भाग पे किडनी के एड्रिनल ग्लैंड पाई जाती है, और उसी से एड्रिनेलिन का स्रावण होता है। उसके साथ साथ एक ऐसा हार्मोन भी सेक्रेट करती है एड्रिनल ग्लैंड, जिससे कि रक्त में जो साल्ट की क्वांटिटी है उसको बैलेंस करने का काम वो हार्मोन करता है, और वो हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से ही स्रावित होता है। नेक्स्ट है, मेढक में कायांतरण का नियमन थायराइड द्वारा स्रावित हार्मोन थायरॉक्सिन से होता है। थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। यदि जल में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो टैडपोल का कायांतरण मेढक में नहीं हो सकता। मैंने ऊपर आपको बताया था कि अंडे से टैडपोल बनता है जो कि मेढक का लार्वा है, उसके बाद वयस्क बनता है। तो हमने ये भी आपको बताया कि टैडपोल से वयस्क बनने में कायांतरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि उसके बॉडी का कायांतरण होता है, और उसके नियमन के लिए थायराइड हार्मोन्स की आवश्यकता होती है, और थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन की आवश्यकता होती है। आप जानते हैं कि थायराइड ग्लैंड से क्या होता है कि थायरॉक्सिन का स्रावण होता है, और थायरॉक्सिन ही मेन ऐसा हार्मोन है जिसकी वजह से जो है ये मेढक जो है उसका टैडपोल से वयस्क में कायांतरण हो पाता है। और क्योंकि थायरॉक्सिन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की उपस्थिति आवश्यक है। आप देखते हैं मनुष्यों में घेंघा रोग हो जाता है, और बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आप देखते हैं कि आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। तो जब आयोडीन की कमी हो जाती है बॉडी में, तो वो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो स्रावित नहीं हो पाता है, और ये थायराइड आपका यहाँ पे जो ग्लैंड है ये बढ़ जाती है, और यही जो गले में एक स्वेलिंग टाइप की आ जाती है, तो इसी को घेंघा रोग कहते हैं। ऐसे ही जब जल में आयोडीन की मात्रा कम होती है, जिस जल में मेढक रह रहा है, अगर वहाँ पे आयोडीन की मात्रा कम है,
तो उसके टैडपोल जो हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, थायरॉक्सिन हार्मोन का स्रावण नहीं हो पाएगा, तो फिर टैडपोल जो हैं वो टैडपोल ही रह जाएंगे, वो मेढक में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे, ठीक है, उनका कायांतरण नहीं हो पाता है। तो इसलिए उस पानी में आयोडीन की जो क्वांटिटी है वो बैलेंस्ड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है बल तथा दाब, फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें क्या है कि पहला पॉइंट है, दो वस्तुओं के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण उनके बीच बल लगता है। यानी कि दो अगर थिंग्स हैं, दो वस्तुएं हैं, तो उनके बीच अन्योन्य क्रिया, एक दूसरी तरफ खींच रहा है, एक दूसरी तरफ खींच रहा है, तभी तो एक बल लग रहा है। अन्योन्य क्रिया, एक ही प्रकार की क्रिया होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अलग अलग क्रियाएं हो रही हैं, इसके कारण उनके बीच बल लगता है। नेक्स्ट है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों बलों के अंतर के बराबर होता है। यानी कि कोई वस्तु है, उस पर दो बल विपरीत दिशा में, एक आगे की ओर खींच रहा है, एक पीछे की ओर खींच रहा है, ठीक है, तो इस पर लगने वाला कुल बल दोनों उस वस्तु पर जो दोनों विपरीत दिशा में बल लग रहे हैं, वो कुल बल दोनों बलों के अंतर, दोनों में अंतर जो होगा उसके बराबर होगा। नेक्स्ट है, बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। जैसे कोई वस्तु गतिमान है तो उसको विरामावस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, उस पर बल लगाना पड़ेगा। या कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसको गतिमान अवस्था में ले जाने के लिए हमें उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, पेशीय बल को संपर्क बल भी कहते हैं, क्योंकि पेशियों द्वारा बल तभी लगता है जब ये किसी वस्तु के संपर्क में हो। जाहिर सी बात है, आप बहुत बलवान हैं, लेकिन आपके बल का प्रदर्शन कब होता है, जब आप किसी वस्तु पे अपना फोर्स अप्लाई करते हैं, चाहे वो किसी गाड़ी को धक्का दे रहे हैं या किसी सामने वाले को प्रेशर से धक्का दे रहे हैं, उसको धकेल रहे हैं, या कोई और वस्तु है उसको उठा रहे हैं। तो कहने का मतलब जो ये पेशीय बल होता है, जो हमारा ये मसल्स फोर्स होता है, इसे क्या कहते हैं, इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहते हैं। कि यानी कि जब तक ये किसी के कांटेक्ट में आएगा नहीं तब तक ये बल प्रदर्शित नहीं होता है, तो इसे संपर्क बल, पेशीय बल को संपर्क बल भी कहते हैं इसी वजह से। नेक्स्ट है, दो चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यानी कि जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, जो पोल्स हमने एक दूसरे को, तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं वो एक दूसरे को उतना अट्रैक्ट नहीं करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि अट्रैक्ट ही नहीं करते, एक दूसरे से दूर भागते हैं। जबकि जो असमान ध्रुव होते हैं, कहने का मतलब जो मान लो निगेटिव चार्ज वाले, निगेटिव और पॉजिटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, असमान ध्रुव जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट है, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। यानी कि कोई अगर किसी वस्तु पर, आवेशित वस्तु है, उस पर कोई चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, उसके द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर, उसके द्वारा चाहे किसी चार्जेबल थिंग हो या नॉन चार्जेबल थिंग हो, उस पर जो बल लगाया जाता है वह बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। नेक्स्ट है अगला, दाब बराबर बल बटे क्षेत्र जिस पर यह बल लगता है। दाब क्या होता है, दाब होता है बल बटे क्षेत्र, यानी कि बल बटे क्षेत्र जिस पर यह बल लगता है। नेक्स्ट, बल धक्का देना, अपकर्षित करना या खींचना, अभिकर्षित करना हो सकता है। किसी चीज़ को धक्का देना या किसी चीज़ को अपनी ओर खींचना, यही बल कहलाता है। नेक्स्ट है, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। जैसा कि हमने ऊपर बताया ना, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल, किसी क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहा जाता है। नेक्स्ट है, द्रव तथा गैसें बर्तनों की दीवारों पर दाब लगाते हैं। जैसे किसी चीज़ में हम पानी भरते हैं, किसी बकेट में, बाल्टी में, तो क्या होता है कि उसमें जो वाटर है वो बाहर की ओर फोर्स, जो उसकी लेयर है, जो बाल्टी की लेयर है उसकी बाहर की ओर फोर्स लगाता है, ठीक है, पानी ऊपर उठता चला जाता है, जैसे जैसे भरता है वो ऊपर उठता चला जाता है, तो वो फोर्स अप्लाई हो रहा है ना साइड की ओर, तो इसी वजह से वो ऊपर उठता चला जाता है। नेक्स्ट है, अगला टॉपिक है फ्रिक्शन, घर्षण।
घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। फ्रिक्शन जो होता है वो क्या होता है, उसमें जैसे गाड़ी आपकी रोड पे चल रही है तो क्या है, रोड और उस टायर के बीच में एक, कहने का मतलब एक दूसरे का वो विरोध कर रहे हैं, टायर उस पर तभी फ्रिक्शन कर पा रहा है, घर्षण बल तभी अप्लाई हो पा रहा है कि क्योंकि लगातार उसके द्वारा एक दूसरे के प्रति वो विरोध की अवस्था है। तो घर्षण बल सदैव ही लगाए गए बल का विरोध करता है। नेक्स्ट है, दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण घर्षण होता है। जैसे आप जानते हैं कि अब जैसे रोड चिकनी है एकदम, लेकिन टायर की गोटी क्या है, टायर की गोटी खुरदुरी है, तो क्या है, अनियमितता है ना। एक तरीके से चिकना अगर टायर भी है और चिकनी रोड भी है तो क्या होता है कि गाड़ियाँ फिसल जाती हैं, चल नहीं पाती हैं, उतना स्पीड नहीं हो पाता है क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है। तो इसलिए दो पृष्ठों के बीच अनियमितताओं के अंतःबंधन के कारण फ्रिक्शन होता है, घर्षण होता है। नेक्स्ट है, यदि घर्षण ना हो तो हम पेन या पेंसिल से नहीं लिख सकते। जैसे हम लिख रहे होते हैं ना, तो फ्लो अपने आप बनता चला जाता है और हम लिखते चले जाते हैं, हमारी स्पीड और बढ़ती चली जाती है। तो वो अच्छी पेन होने का कारण नहीं है, वो है फ्रिक्शन, वहाँ पे फ्रिक्शन कार्य कर रहा है। अगर फ्रिक्शन ना हो तो हम कंटिन्यू जो लिखते चले जाते हैं ऐसे लिख नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है, घर्षण कम करने वाले पदार्थों को स्नेहक कहते हैं। जो फ्रिक्शन को कम कर दे उसको क्या, कोई चिकना पदार्थ, अभी किसी पेपर पे तेल गिरा दीजिए, उसके बाद उस पर पेन चलाइए तो आपको क्या होगा, वहाँ पे पेन चलाने में बहुत कठिनाई होगी, वहाँ पे आप लिखने में आपको दिक्कतें आएंगी। तो कहने का मतलब अगर स्नेहक पदार्थ वहाँ पे गिर गया है, चाहे घी है, तेल है, इस तरीके की चिकना, स्नेहक का मतलब जो चिकने पदार्थ हैं, तो ये घर्षण को कम कर देते हैं, वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है, घर्षण कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता है। फ्रिक्शन जो है वो कभी भी, वो उसका एंड होता ही नहीं है। नेक्स्ट है, पहिए के आविष्कार को मानव जाति की महानतम खोजों में इसलिए गिना जाता है क्योंकि लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है। कहने का मतलब ये है कि जो पहिया है, आजकल हम यहाँ से वहाँ एरोप्लेन के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन के तमाम मीन्स हैं, चाहे वो ट्रेन है, बस है, ठीक है, अपनी प्राइवेट व्हीकल है, उससे इधर से उधर हम जा रहे हैं। तो उसमें क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण जो डिस्कवरी थी, पहिए की खोज करना, इसी वजह से आज ये संभव हो पा रहा है ना। तो ये सबसे महानतम खोजों में इनको गिना जाता है क्योंकि लोटनिक घर्षण जो है वो सर्पी घर्षण से कम होता है। नेक्स्ट है, तरलों द्वारा लगाए गए घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। कोई तरल पदार्थ है कि जैसे तेल है, पानी है, क्या होता है कि हम कहीं से पानी छोड़ दिए या पानी कहीं से बह रहा होता है तो वो अपना रास्ता खुद ही बना लेता है और वो कंटिन्यू जा रहा होता है। जैसे घर में कोई कहीं पानी गिर जाता है तो अपने आप जिधर ढाल होता है उधर की ओर चल देता है। तो इसके द्वारा जो तरल पदार्थ हैं उसके द्वारा जो घर्षण बल लगाया जा रहा है, इस घर्षण बल को कर्षण भी कहते हैं। नेक्स्ट है, पक्षी तथा मछलियाँ तरल में गति करते हैं तथा शारीरिक बनावट के कारण गति करते समय इनमें यथासंभव कम ऊर्जा क्षय होती है। पक्षी देखते हैं ना, उसी तर्ज पे एकदम पक्षी का जैसे आकार है उसी तर्ज पे आप देखते हैं एरोप्लेन बनाया गया है, ठीक है। मछलियाँ होती हैं, इसमें फिन्स होते हैं, साइड साइड में उनके पंख जो होते हैं उनको फिन बोला जाता है। तो पक्षियों में भी पंख होते हैं। तो ये क्या होता है कि आप देखते हैं पक्षी हैं, बतख है, ठीक है, मछली है, बतख क्या है, पक्षी ही तो है। और वो क्या होता है, तरल में गति करते हैं, यानी कि पानी में गति कर रहे हैं, मोशन कर रहे हैं, तैर रहे हैं। और ऐसा क्यों संभव हो पा रहा है, इनकी शारीरिक बनावट ऐसी है और इसके वजह से, इनके शारीरिक बनावट की वजह से इनमें क्या है, एनर्जी कम वेस्ट होती है, ठीक है, ऊर्जा का क्षय कम होता है, इसलिए ये उसमें तैरते रहते हैं कंटिन्यूअस और इनको थकान भी नहीं होती है इनमें एनर्जी का, क्योंकि कंजर्वेशन बहुत कम हो रहा होता है। नेक्स्ट है, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बढ़ाने के लिए खांचेदार बनाए गए हैं। आप देखते हैं जैसे जैसे हम जूते या चप्पल पहनते हैं तो नीचे वो घिस जाते हैं, वो फ्रिक्शन कंटिन्यूअस होता रहता है ना, तो गोटियाँ घिस जाती हैं, उसके बाद हमें चलने में बहुत कठिनाई होती है। अगर आप बिल्कुल नीचे का सोल घिस गया हो तो आप जूते या चप्पल पहनकर चल रहे हैं तो गिरने की संभावना ज़्यादा होती है क्योंकि फ्रिक्शन जनरेट नहीं हो पाता है और आदमी वहाँ पे क्या होता है कि फिसल जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है खांचेदार बनाए जाते हैं, चाहे वो गाड़ियों के पहिए हैं या फिर आपके जूतों के सोल हैं, ये सब खांचेदार बनाए जाते हैं कि क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन जनरेट हो और आप आगे की ओर मूव
करवाए आपको। आप चलते हैं रोड पे ना ठीक ठाक, आप देखते हैं जब रोड पे चल रहे होते हैं तो आपके जूतों में गोटी जितनी होगी उतनी तेज़ स्पीड में आप चल पाते हैं, जबकि जिसका नीचे का तलवा जिस जूते का घिस जाता है उससे आप उतनी स्पीड से नहीं चल पाते, और ये खुद भी अनुभव कर सकते हैं आप। साइंस जो है वो टोटली प्रैक्टिकल पर डिपेंड है, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके तब इस पर लिखी गई हैं। कहने का मतलब कोई भी आप किसी भी थियरी को गलत ठहरा नहीं सकते, क्योंकि उस थियरी पे लगातार रिसर्च हुए हैं। नेक्स्ट है, कुछ फैक्ट्स बताए गए हैं। सतह चिकनी होने पर घर्षण कम होता है, जबकि खुरदरी होने पर अधिक होता है। नेक्स्ट है अगला, ठोस ठोस वस्तुओं के मध्य घर्षण सर्वाधिक, जबकि ठोस द्रव के बीच उससे कम, तथा वायु ठोस के बीच घर्षण सबसे कम होता है। जैसे हम देखते हैं ठोस ठोस वस्तुओं के मध्य सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है। आप चक्की देखें, चक्की जो गांव में जिससे आटा पीसा जाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, वो वहाँ पे फ्रिक्शन ही तो काम कर रहा है। दो ठोस वस्तुएं हैं, उनके बीच में जो अनाज जा रहा है, छोटे छोटे अनाज के टुकड़े जा रहे हैं, उनको क्या कर रहा है, वो एकदम मैशअप कर दे रहा है, एकदम पीस दे रहा है उनको, ठीक है। तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा घर्षण जनरेट जो हो रहा है वो दो ठोस वस्तुओं के मध्य जनरेट होगा, जबकि द्रव और ठोस के मध्य बहुत कम घर्षण जनरेट होता है। कहने का मतलब उससे ठोस और ठोस से कम होगा द्रव और ठोस के मध्य, जबकि वायु यानी कि गैस और ठोस के बीच सबसे कम घर्षण होता है। कोई वायु है, वायु और किसी ठोस वस्तु के मध्य में घर्षण सबसे कम होगा। नेक्स्ट है, घर्षण द्वारा ऊर्जा का अपव्यय अधिक होता है, जिससे मशीनों की उत्पादकता कम हो जाती है। जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से एनर्जी क्षय ज़्यादा होता है, ठीक है, और इसलिए जो है जो मशीन्स हैं इनकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, मशीनों के कलपुर्जों में घर्षण के कारण ऊष्मा, ध्वनि इत्यादि उत्पन्न होती है, जिससे मशीनों के खराब होने की संभावना रहती है। देखते हैं जब कहीं मशीन या कोई उद्योग धंधा हम लगाते हैं, कोई मशीन लगाते हैं, तो उसमें घर्षण के कारण ही उसमें से जो हीट जनरेट हो रही है, ठीक है, वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा निकलती है, और वहाँ पे आप देखते हैं कि ध्वनि शोरगुल भी होता है। मशीन जब, जैसे चक्की ही ले ले, अगर छोटा एक उद्योग धंधा है, चक्की, वहाँ चक्की जहाँ चल रही होती है वहाँ जाके खड़े हो जाइए आप, बहुत ज़्यादा आपको गर्मी का एहसास होगा, क्योंकि वहाँ से हीट जनरेट हो रही है, घर्षण के कारण ही हो रहा है ये सब। वहाँ पे ध्वनि भी बहुत तेज़ चलती है तो उसकी आवाज़ भी खूब आती है। तो ये सब जो है ये घर्षण के कारण ही होता है, और इससे क्या होता है, मशीनों के ख़राब होने की संभावना ही अधिक रहती है। अब क्या होता है, धीरे धीरे चीज़ें बदल रही हैं, अब लाइट से चीज़ें हो रही हैं, बहुत शार्पली चल रही हैं, आवाज़ भी बहुत कम होती है, तो इसीलिए अब ख़राब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। नेक्स्ट है और लास्ट पॉइंट है, ग्रेफाइट को स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। ग्रेफाइट जो होता है इसको एक तरल पदार्थ यानी कि स्नेहक के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। ये रहे आप आज के महत्वपूर्ण बिंदु। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही रोचक तथ्यों के साथ, और ये सीरीज तब तक बीपीएससी एग्ज़ाम तक चलती रहेगी, और आपके टोटल जितने भी साइंस के टॉपिक्स हैं वो सब हम यहाँ पे आपको क्लियर करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।